नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर। देखिए, एसआई की परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और हिंदी व्याकरण से संबंधित उसमें 75 नंबर का जो पार्ट है वो आता है व्याकरण का। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी ये वीडियो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसको शुरू करते हैं हम, और पहला है वर्ण विचार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की परिभाषा की। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? भी किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है ना, उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो देखिए, वर्णों में क्या आता है? स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जैसे क च ट त प, ये हलंत रूप में लिखे गए हैं तो ये वर्ण कहलाएंगे, है ना? और ये जो स्वर होते हैं ये तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये भी वर्णों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अक्षरों की। यानी जब किसी वर्ण अथवा वर्णों का जो समूह है उसका उच्चारण अगर जीभ के एक झटके से हो जाता है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? उसको हम अक्षर कहते हैं। यानी अगर हलंत रूप में लिखे गए व्यंजन हैं तो कहलाएंगे वो क्या? वर्ण। और अगर पूर्ण रूप से लिखे गए हैं यानी स्वरों की सहायता से अगर पूर्ण कर दिए गए हैं तो कहलाएंगे ये अक्षर। और स्वर जो होते हैं वो स्वर वर्ण भी कहलाते हैं और अक्षर भी कहलाते हैं। इन दोनों रूपों में स्वरों को शामिल किया जाता है। वर्ण और अक्षर ये स्वर कहलाते हैं, दोनों रूपों में ये काम आते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर में जो व्यंजन वर्ण है, इसमें वर्ण कौन से होंगे और अक्षर किसे कहेंगे? यदि कोई व्यंजन ध्वनि है वो हलंत रूप में लिखी गई है तो वो कहलाएगी क्या? वर्ण कहलाएगी। और यदि वो बिना हलंत के लिखी गई है तो उसको फिर हम अक्षर कहेंगे। स्वर ध्वनियां वर्ण एवं अक्षर दोनों में सम्मिलित की जाती हैं, ऐसी बात हमने पहले पढ़ ली है। तो फिर इनको अक्षर और वर्ण ऐसे अलग अलग कैसे करेंगे? तो मैं ये आपको बात बता देता हूँ कि जब अगर केवल हमें स्वरों का उच्चारण करना हो तब तो ये कहलाएंगी अक्षर। और अगर हमें इन वर्णों को लिखना होता हो, स्वरों को लिखना होता हो, तो वो कहलाएंगे ये वर्ण। जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ दिया है, निम्न में से वर्ण ध्वनि है, तो ये जो वर्ण ध्वनि है ये तो अक्षर होंगी क्योंकि ये पूर्ण रूप में लिखी गई है। तो स्वर स्वर जो है ये वर्ण ध्वनि कहलाएगी। अब बात करते हैं स्वरों के दो भेद होते हैं। सॉरी, वर्णों के दो भेद होते हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर की क्या परिभाषा होती है? स्वर की परिभाषा होती है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों में उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर के बिना किसी बाधा, रुकावट, व्यवधान के अगर निकल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्वर कह देंगे। ये ये अपनी बात जो है वो पूर्ण हुई कि स्वर जो है उसमें जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार की बाधा है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी स्वतंत्र रूप से अगर निकल जाते हैं, ध्वनियां निकल जाती हैं तो उनको हम स्वर कह देते हैं। एक बात है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि स्वतः उच्चरित जो ध्वनियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो स्वर कहलाती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, छोटी और बड़ी ई, छोटा और बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब बात करते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है इसका विकास है वो निम्न क्रमानुसार हुआ है। पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और हिंदी। तो हमें सब जितनी भी भाषा है जिससे इन इस ये हिंदी भाषा निकल करके आई है, इनमें हम स्वरों की बात देखते हैं।
तो पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में मूल स्वर तो कितने होते हैं? 9। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। 9 मूल स्वर कौन से हैं? ये लिखे हुए देखो। ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ और औ। ये तो क्या है? ये तो मूल स्वर है। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री होता है, ये अन्य स्वीकृत स्वर हैं। यानी कुल मिलाकर के इनकी संख्या अगर देखी जाए तो संख्या कितनी होती है? 13 होती है संस्कृत में। पाली और प्राकृत में इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? हिंदी के जो स्वर होते हैं इसमें री को शामिल करते हैं, लेकिन पाली और प्राकृत में री को शामिल नहीं करके और 10 जो स्वर होते हैं उनको शामिल किया जाता है, जो आपके सामने लिखे गए हैं। अपभ्रंश भाषा में इन स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? केवल 8 हो जाती है। इसमें किस किस को शामिल नहीं किया गया? एक तो री को शामिल नहीं किया, एक ऐ को शामिल नहीं किया और एक औ को शामिल नहीं किया। इन तीनों को शामिल नहीं करके और इनकी संख्या कितनी मान ली गई? 8 मान ली गई। जैसे ये देखो आपके सामने लिखी गई है कि अपभ्रंश भाषा के कुल स्वर होते हैं 8। अब हम बात करते हैं हिंदी की जितनी भी स्वर ध्वनियां हैं उसका हम वर्गीकरण करते हैं, तो कितने आधारों पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं? तो उत्तर होगा 5 आधारों पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला तो मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, चौथा होठों की गोलाई के आधार पर और पांचवा कर सकते हैं मुखाकृति के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा काल के आधार पर, और मात्रा काल में भी हमें जाननी है कि मात्रा क्या होती है। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और उसके उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को ही हम क्या कहते हैं? उस समय को ही हम मात्रा कहते हैं। देखिए, इसके आधार पर ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो स्वर होते हैं इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरे जो स्वर होते हैं इनको दीर्घ स्वर कहते हैं और तीसरे जो स्वर होते हैं इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें केवल उनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। यानी कैसा समय? सामान्य समय लगता है, तो उसको तो हम कह दे देंगे ह्रस्व स्वर कह देंगे। यानी मूल स्वर, इन स्वरों को अन्य 2 नामों से जान सकते हैं, एक तो मूल स्वर और एक एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। ये देखिए, ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर होते हैं। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वरों में के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता हो। क्या? सामान्य से दुगना समय अगर किसी स्वर के उच्चारण में लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दीर्घ स्वर कह देंगे। उसको हम क्या स्वर कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ये देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी सामान्य से क्या समय लगा? दुगना समय, उसको हम कह देंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की जब रचना होती है तो इसमें 2-2 स्वर आपस में मिले होते हैं। इसलिए इनको क्या कह देते हैं? इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी 2 के जुड़ने से इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। अब हिंदी में दीर्घ जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। कितनी संख्या होती है? 7। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। इनकी संख्या 7 होती है। 7 कौन-कौन से होते हैं? तो ये लिखे हुए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सातों स्वरों को हम कितने भागों में, पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया समानाक्षर और एक हो गया संध्याक्षर या संधि स्वर इनको कह सकते हैं हम। दूसरे जो होते हैं इनको संधि स्वर के नाम से भी जान सकते हैं। अब समानाक्षर होंगे, इसमें समान अक्षर प्लस से पहले और बाद में जुड़ेंगे। यानी धन से पहले भी ए होगा, धन के बाद में ए होगा, तो जुड़ करके क्या बनाएगा? आ बनाएगा। ठीक है। तो देखिए, आ जो स्वर है इसमें ए और ए 2 जुड़ते हैं, तो कहने का मतलब इसकी संख्या क्या मान ली जाएगी? 2। ई होगा, इसमें छोटी और बड़ी ई दोनों जुड़ेगा, तो संख्या इसकी भी क्या माननी है? 2। ऊ होगा तो 2, इसमें भी दोनों तरफ ऊ जुड़ते हैं, तो इनकी संख्या भी कितनी मान ली? 2। तो समानाक्षर अक्षर है वो है तो 3 ही, लेकिन इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 6 मानी जाएगी। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं संध्यक्षरों की यानी संधि स्वरों की। इनकी संख्या 4 होती हैं और ये 2-2 के जुड़ने से बनता है। ए है, ए कैसे बनता है? ए और ई के जुड़ने से ए का निर्माण ए आई जो है हमारा बनता है ए। ओ कैसे बनता है? ए और ऊ के जुड़ने से ओ बनता है। ए और ए अगर जुड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? आई बनेगा। और अगर ए और ओ जुड़े ओ जुड़ेगा ना तब क्या बनेगा? तब औ बनता है। इनकी संख्या 4 ही मानी जाती है क्योंकि इसमें समान स्वर हैं, वो आगे पीछे नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वरों में के उच्चारण में जो समय होता है वो सामान्य समय से क्या लगे? तिगुना समय लगे। वैसे तो कोई भी स्वर प्लुत होता ही नहीं है, लेकिन किसी भी स्वर को प्लुत बनाने के लिए हमें उसके सामने इस तरह का निशान लगाना होता है। जैसे हम जैसे हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे ओम शब्द बोलते हैं और इसमें इस तरह का लगा होता है, इसका मतलब है कि इस ओ को बोलने के लिए हमें 3 मात्राओं का समय लगाना होगा। तो ऐसे ये देखो स्वरों के आगे जब ये लग जाता है निशान, इस तरह का चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब ये प्लुत स्वरों के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं कुछ इन स्वरों के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों की। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो महर्षि पाणिनि ने किया था। और महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने भी किस आधार पर किया था? तो उन्होंने सबसे पहले जो सुबह जब मुर्गा आवाज करता है, कुकड़ू कू की आवाज, उसके आधार पर स्वर जो ऊ था उसको उसने 3 भागों में बांटा था। बाद में जितने भी स्वर बचे उनको 3-3 भागों में वर्गीकृत करके और व्याकरण का निर्माण किया था। और अगर आपसे पूछ ले कि पाणिनि ने किस ग्रंथ में किया था तो उसके ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। आगे हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुनासिक स्वर होता है, एक अननुनासिक स्वर होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक जो स्वर होता है वो किसे कहते हैं? जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वो हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है। मुख और नाक दोनों से निकलती हैं तो वो स्वर क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। मुख एवं नाक दोनों से अगर ध्वनि जो है वो बाहर निकलती हो तो उसको हम अनुनासिक कह देंगे। वैसे तो कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता, लेकिन अनुनासिक दर्शाने के लिए हमें उसके ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगाना होता है। जैसे ये स्वर लिखा हमने तो ये अनुनासिक हो गया। अब बात करते हैं अननुनासिक की। तो सामान्य रूप में जो स्वर लिखे जाते हैं वो अननुनासिक ही होते हैं। इनमें जब हमारी श्वास वायु है वो केवल और केवल किससे निकलती हो? मुख से ही निकलती हो, उसको हम अनुनासिक कह देंगे। जैसे ये सामान्य रूप में जो स्वर लिखे गए हैं ये अनुनासिक कहलाएंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न भी यहाँ लिखा है कि किस विकल्प में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ गोंद जो शब्द है इसके ऊपर अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। ये अनुनासिक स्वर है, वो कहलाएगा। बात करते हैं जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य और केंद्रीय स्वर और एक स्वर होता है जिसको हम कहते हैं पश्य स्वर। यानी ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर होता है जिसका उच्चारण अगर हम करें तो उस उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग है। जीवा का आगे वाला जो भाग है वो अगर अधिक कंपन करता है तो उसको हम कहेंगे अग्र स्वर। और कौन कौन से आते हैं इस अग्र स्वर में? तो ये 4 आते हैं। ए ई उ सॉरी ए ई ए आई ये आता है। और मध्य या केंद्रीय स्वर में क्या आता है? केवल ए आता है। इसमें क्या होता है? जीवा का मध्य जो भाग होता है वो सबसे ज्यादा कंपन करता है। इसको हम मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। फिर बात करते हैं पश्य स्वरों की। तो इसमें जीभ का पीछे वाला जो भाग है वो सबसे ज्यादा अगर कंपन करता है
तो उसको हम कहेंगे पश्य स्वर। और पश्य पश्य जो स्वर होते हैं इनकी संख्या है वो 5 मानी जाती है। जैसे आ है, उ, बड़ा और छोटा, ओ और औ, ये पश्य स्वरों के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं होठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी और दूसरा अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहलाएंगे। अब ये वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों का जो आकार है वो क्या हो जाता है? वो गोल हो जाता है। और गोल हो जाता है तो वहां वृत्ताकार स्वर माने जाएंगे। कौन से सब स्वरों का उच्चारण करने से होठों का आकार गोल होता है? तो ए उ सॉरी उ, बड़ा और छोटा, ओ और औ, इसके उच्चारण में जो वर्ताकार हो जाता है होठों का आकार। और जिनमें होठों का आकार गोल नहीं होता बल्कि ऊपर और नीचे फैल जाते हैं तो वहां अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ये अवर्ताकार और अवर्तमुखी स्वर है। ए, आ, इ, ए और आई, ये अवर्ताकार स्वर है। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मुख आकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवृत, एक होता है विवरित, एक होता है अर्ध संवृत और एक होता है अर्ध विवरित। ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए, संवरित स्वर हम किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण अगर हम करें और मुख न के बराबर खुलता हो तो उसको हम संवरित कहेंगे। ए ई उ, सॉरी, छोटी और बड़ी दोनों ई, उ, छोटा और बड़ा, ये दोनों चारों किस में आते हैं? ये आते हैं संवरित में। विपरीत में क्या होता है? मुख सबसे अधिक खुलता हो, मुख है वो सबसे ज्यादा अगर खुलता हो तो उसको हम कहेंगे विपरीत। और आ एक ही स्वर इसमें आता है जो विपरीत होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अर्ध संवरित की। अर्ध संवरित स्वर वह होता है जिसका अगर हम उच्चारण करें तो क्या होगा कि मुख है वो संवरित स्वरों से थोड़ा सा अधिक खुलता हो। ए और ओ का उच्चारण हम करेंगे तो उसको हम अर्ध संवरित कहेंगे। अर्ध विपरीत स्वर क्या है? अर्ध विपरीत स्वर है कि विपरीत वरत का जब उच्चारण करते हैं यानी आ को बोलते हैं तो उससे अगर थोड़ा सा कम मुख खुलता है तो उसको हम क्या कह देंगे? अर्ध विपरीत कह देंगे। ए, आई और औ, ये स्वर जो होते हैं ये अर्ध विपरीत के अंतर्गत आते हैं। अब आपने ये जितने भी स्वर अलग अलग भागों में पढ़े हैं उसको एक सारणी के माध्यम से एक साथ आप याद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये सारणी आप अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा कि जैसे हमारे पास ये स्वर है ए। सबसे पहले तो आपको ये कॉलम बनाने हैं क्रम संख्या, स्वर वर्ण, फिर लिखना है मात्रा काल के आधार पर स्वर, फिर लिखना है उच्चारण के आधार पर स्वर, फिर लिखना है जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर, फिर होठों की गोलाई के आधार पर, और फिर लिखना है मुखाकृति के आधार पर। अब हमारे पास जैसे स्वर ए है तो अगर मात्रा काल के आधार पर देखें तो ये हर्षव स्वर होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो ये अनुनासिक होता है। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर देखें तो ये मध्य या केंद्रीय वर्ण होता है। होठों की गोलाई के आधार पर देखें तो ये अवर्ताकार होता है। और अगर मुखाकृति के आधार पर देखें तो ये अर्ध विपरीत स्वर होता है। मुखाकृति के आधार पर अर्ध विपरीत होता है। जैसे आ है, आ दीर्घ स्वर होता है, अनुनासिक होता है, पश्य होता है। और फिर अगर हम बात करें तो अवृत्ताकार होता है और विपरीत होता है। ऐसे आप अलग अलग इसकी सारणी को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी स्वरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके प्रश्न है वो पेपर में सही होंगे। तो धन्यवाद। आगे मिलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में।